हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और इससे पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, कुछ भी जो इस संहिता से पूछा जा सकता है, उन चीज़ों का हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे बकायेदारी से भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया। इसके पहले वीडियो में प्रक्रिया पर बात कर चुके हैं। इसके पहले वीडियो में कुछ चीज़ें, एक दो पॉइंट हैं जो आज हम चर्चा करेंगे और उसके आगे फिर बढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर विक्रय अपास्त कराना है तो धारा 195 के अंतर्गत कलेक्टर साहब को और आयुक्त को दोनों को पावर है कि वो विक्रय को अपास्त करें। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको विक्रय अपास्त कराना है, केवल विक्रय अपास्त कराना है, तो आपको कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन करना होगा। और अगर कलेक्टर साहब ऐसे विक्रय को अपास्त करते हैं तो आपको उसका हर्जा खर्चा भी जमा करना होगा। जो भी उस प्रक्रिया को संचालित करने में खर्च आया होगा वो खर्च आपको जमा करना होगा। अगर कलेक्टर साहब के आवेदन देने के बाद कलेक्टर साहब विक्रय को अपास्त करते हैं तो विक्रय अपास्त कराने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन 30 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। 30 दिन तक की बात नहीं हो रही है, 30 दिन के भीतर यह आवेदन आपको करना होगा। तो ये आपको हर्जा खर्चा, जो भी इसमें 1% संग्रहण प्रभार भी जुड़ा हुआ है, वो भी आपको जमा करना होगा। लेकिन अगर आप विक्रय अनियमितता के आधार पे या त्रुटि के आधार पे आपस्त कराना चाहते हैं तो फिर ऐसा आवेदन आयुक्त महोदय को दिया जाएगा। फिर कलेक्टर साहब के यहाँ ये आवेदन आप नहीं दे सकते हैं। विक्रय को यदि आप आपस्त कराना चाहते हैं अनियमितता के आधार पे या कोई त्रुटि के आधार पे आपस्त कराना चाहते हैं तो ये आवेदन आयुक्त महोदय के यहाँ होगा और उनको पावर है कि वो विक्रय को आपस्त करते हैं। हाँ, लेकिन अगर विक्रय को वो आपस्त करते हैं तो फिर राजस्व न्यायालय के पास पावर है कि वो पुनरीक्षण कर सकता है। धारा 195 ये याद रखनी है आपको। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि धारा 195 में कलेक्टर साहब या आयुक्त महोदय दोनों को पावर है कि वो आप विक्रय को आपस्त कर दें। लेकिन अगर आप अलग अलग देखेंगे तो कलेक्टर साहब के यहाँ विक्रय आपस्त कराने का आवेदन वो धारा 192 के अंतर्गत जाएगा और आयुक्त महोदय के यहाँ ये अलग आवेदन जो है धारा 193 के अंतर्गत जाएगा। तो केवल विक्रय आपस्त कराना है तो धारा 192 के अंतर्गत आप चले जाइए। त्रुटि के आधार पे, अनियमितता के आधार पे विक्रय आपस्त कराना है आयुक्त महोदय के यहाँ जाइए, धारा 193 के अंतर्गत। इसमें समय सीमा 30 दिन के भीतर की बात कही गई है। ठीक है, तो अब ये धारा 195 में दोनों को कौन सा पावर है? भाई, कलेक्टर साहब को भी पावर है और आयुक्त महोदय को भी पावर है। तो ये क्या है? तो ये है कि धारा 195 में ये बता दिया गया है कि अगर आप कलेक्टर साहब या आयुक्त महोदय के आवेदन करते हैं तो क्रेता को कारण बताओ नोटिस देते हुए यह लेखबद्ध करना आवश्यक होगा कि वो विक्रय क्यों आपस्त कर रहे हैं। जिसने भी नीलामी में बोली लगा करके वो संपत्ति खरीदी है
उसको कारण बताओ नोटिस देते हुए इसको इसको लेखबद्ध करना आवश्यक होगा, इस कारण को कि विक्रय इस कारण आपास्त किया जा रहा है। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि अगर विक्रय में क्रय धनराशि 50 लाख, क्रय धनराशि 50 लाख से अधिक है तो फिर विक्रय की पुष्टि आयुक्त ही करेगा, फिर कलेक्टर साहब नहीं करेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 50 लाख तक या 50 लाख के अंदर तक यदि क्रय धनराशि है विक्रय की, जो भी विक्रय में क्रय धनराशि आई है वो 50 लाख तक या उसके अंदर है, तो ऐसे विक्रय की पुष्टि कलेक्टर साहब कर सकते हैं। और अगर 50 लाख से अधिक धनराशि है तो फिर विक्रय की पुष्टि आयुक्त महोदय करेंगे। तो आयुक्त को पावर है इससे ऊपर। हाँ, धारा 197 में यह भी बताया गया है कि अगर 30 दिन के भीतर अनियमितता के आधार पे या त्रुटि के आधार पे कोई आवेदन नहीं किया जाता है, विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में फिर जो भी अनियमितता या त्रुटि संबंधित दावे आएंगे वो वर्जित माने जाएंगे। कहने का मतलब 30 दिन के भीतर आपने कार्यवाही कर ली तो कर ली, नहीं तो फिर विक्रय की पुष्टि हो जाएगी और उसके संबंध में जो भी दावे आएंगे वो वर्जित हो जाएंगे। ये बात धारा 197 कह रही है। तो वहां याद रखना है कि कलेक्टर साहब 192 में, आयुक्त महोदय 193 में, 195 में दोनों आप अपनी बुक उठा करके इन सेक्शंस को एक बार पढ़ लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर विक्रय पुष्ट हो गया तो विक्रेता को एक प्रमाण पत्र मिलता है और उस प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि वो संपत्ति क्रय की गई हुई संपत्ति उस पर निहित हो जाती है। अब उस पर निहित हो जाएगी तो अब बात ये आती है कि जिस दिन प्रमाण पत्र दिया जाएगा उस दिन से निहित समझी जाएगी या जिस दिन संपत्ति को क्रय किया गया है उस दिन से निहित समझी जाएगी। तो ये आपको समझना है कि विक्रय के दिनांक से निहित समझी जाएगी, ना कि प्रमाण पत्र देने की दिनांक से। क्योंकि प्रमाण पत्र तो बाद में मिलेगा, पहले तो विक्रय होगा, फिर विक्रय की पुष्टि होगी। जब सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब कहीं जाकर के उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि विक्रय के दिनांक से वो संपत्ति क्रेता पर निहित समझी जाएगी, ना कि प्रमाण पत्र के दिनांक से वो संपत्ति निहित समझी जाएगी। तो ये आप इसको याद रख लीजिए। धारा 206 को भी याद रख लीजिए। धारा 206 ये कहती है कि इस संहिता के अंतर्गत जो भी मामले का निस्तारण करने की जो भी मामले हैं उनका निस्तारण करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय या उनके अधिकारियों को ही प्राप्त है। 206 साफ और स्पष्ट बात करती है कि इस संहिता के अंतर्गत किसी मामले का निस्तारण करने का अधिकार या अधिकारिता राजस्व न्यायालय को है या उनके अधिकारियों को है। दूसरी बात ये भी कहती है 206 में कि इसमें एक द्वितीय अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है इस कोड के साथ में। तो उस में जो भी मामले गिनाए गए हैं वो मामले में राजस्व न्यायालय को ही पावर है मामले के निस्तारण करने का। तो संहिता के द्वितीय सूची में जो भी मामले दिए गए हैं उन मामलों के संबंध में निस्तारण का जो अधिकार है वो राजस्व न्यायालय को है। तो 206 में दोनों बातें कही गई हैं। तो द्वितीय अनुसूची को याद रखिए। द्वितीय अनुसूची में वही मामले हैं जिनके निस्तारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। और
207 में प्रथम अपील की बात की गई है। प्रथम अपील की बात की गई है कि किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित कोई भी अंतिम आदेश या डिक्री से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। अपीली न्यायालय में उस आदेश या डिक्री के विरुद्ध 30 दिन की अवधि में, 30 दिन का ड्यूरेशन दिया गया है, 30 दिन की अवधि में प्रथम अपील कर सकता है। धारा 207 30 दिन की अवधि की बात करती है, तो प्रथम अपील की व्यवस्था की गई है। और 208 में द्वितीय अपील की व्यवस्था की गई है। तो द्वितीय अपील का जो समय सीमा है वो 90 दिन बताया गया है 208 के अंतर्गत। द्वितीय अपील के बारे में आप जानते हैं कि जब विधि का सारवान प्रश्न उसमें अंतर्निहित होता है तभी द्वितीय अपील सुनी जाएगी, अन्यथा द्वितीय अपील नहीं सुनी जाएगी। तो 208 में भी यही बात कही गई है। और 208 में द्वितीय अपील करने का जो समय सीमा है वो 90 दिन दिया गया है। तो ये भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये रैंडमली पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको याद होने चाहिए। मुंह जबानी बात बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो द्वितीय अपील के बारे में हो गया। तो 207 प्रथम अपील, 208 द्वितीय अपील। अच्छा, 209 में एक पक्षी डिग्री के संबंध में बात की गई है, वो हम बात आगे करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। तो लिस्ट में 8 ऐसे मामले दिए गए हैं जिनके संबंध में कोई भी अपील नहीं होगी। प्रथम और द्वितीय तो छोड़ दो, अपील ही नहीं होगी इनके संबंध में। तो पहला है, भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित यदि कोई आदेश किया गया है तो इसके विरुद्ध भी कोई अपील नहीं होगी। पहला तो ये है। दूसरा है, अगर कोई विलंब माफी के लिए आवेदन किया गया है और वो विलंब माफी के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है, दोनों ही स्थिति में अपील नहीं होगी, क्योंकि स्वीकार कर लिया जाएगा दूसरे पक्ष को परेशानी होगी, अस्वीकार कर दिया जाएगा तो जिसने आवेदन किया है उसको परेशानी होगी। तो अब संहिता ने पड़ला ही झाड़ लिया है, वो बोले विलंब आप झेलो, इसके संबंध में भी कोई अपील नहीं होगी। तीसरा है इसमें पुनरीक्षण। तो पुनरीक्षण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र को अगर अस्वीकार कर दिया गया, स्वीकार का यहाँ पर मैटर ही नहीं है, अगर पुनरीक्षण के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का आदेश दिया गया है तो इसके संबंध में भी अपील नहीं होगी। चौथा है स्टे याद रखना है। स्टे के लिए, रोक के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसको स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है तो भी कोई अपील नहीं होगी। चौथा हो गया ये स्टे। पांचवा, अधीनस्थ न्यायालय को कोई मामले यदि प्रतिप्रेषित करने का आदेश दिया गया है तो भी इसमें अपील नहीं होगी। वो अगर ऊपर वाले न्यायालय ने अपने निचले न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया है तो भी इसके संबंध में कोई अपील नहीं होगी। छठवां है, जहां ऐसा आदेश या डिक्री अनंतरिम प्रकृति का है, इंटरिम ऑर्डर है या इंटरिम डिग्री है, तो उसके संबंध में भी अपील नहीं होगी। और समझौता डिग्री के संबंध में भी अपील नहीं होगी। अगर पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो ये समझौता आदेश होता है, इसके संबंध में भी कोई अपील नहीं होगी। और धारा 209 एक पक्षी डिक्री की बात करती है। तो एक पक्षी पारित आदेश या पक्षकार के व्यतिक्रम के कारण, डिफॉल्ट के कारण अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो इसके संबंध में भी कोई अपील नहीं होगी। इस तरह से ये 8 ऐसे मामले हैं जहां पर कोई अपील नहीं होगी। ये आपको याद हो जाने चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछेगा, इनमें से किस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी या इनमें से कौन सा आदेश अपीलनीय नहीं है। या पॉजिटिव पूछ सकता है, इसमें से किस आदेश के विरुद्ध अपील होगी, ऐसे भी कर सकता है। तो वो कैसे भी कर सकता है।
हम उसकी बात नहीं करते। हम अपनी बात करते हैं कि हम मामले को, हम चीज़ों को कैसे तैयार कर सकते हैं कि वो कैसे भी करें, हम कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आज यहीं तक। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे राजस्व परिषद के संबंध में ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। अगर मेरे वीडियो आपके हेल्प करते हैं तभी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, अगर ये सुझाव आप मुझे दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। हो सकता है मैं आपकी और बेहतर मदद कर पाऊँ वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।